नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि शानदार होंगे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वह टॉपिक है बिहार दरोगा से रिलेटेड और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रश्न आपको आएगा ही आएगा, हर बार आया है। इस टॉपिक का जो नाम है वो मैं नाम लिख देता हूं, भू राजस्व व्यवस्था। जी हाँ, इस टॉपिक का नाम है राजस्व भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एक प्रश्न इससे आएगा ही आएगा। भू राजस्व व्यवस्था में आपको तीन चीज मुख्य रूप से पढ़ना है। एक आपका है स्थायी बंदोबस्त, जो मैं लिख देता हूं, क्या है भैया? स्थायी बंदोबस्त, ठीक ना। दूसरा है आपका रैयतबाड़ी, और जो तीसरा है वह है आपका महालबाड़ी। ये तीनों आपको पढ़ना है। तीनों को मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके पहले की जो कहानी है वो जरा जान लीजिए। 1757 प्लासी का युद्ध होता है ना। 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो इस युद्ध में अंग्रेज जीतता है, यानी कि कंपनी की जीत होती है। कंपनी को मीर जाफर से 24 परगने की जमींदारी प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? तो मीर जाफर से। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूं कि जाफर से प्राप्त होती है 24 परगने की जमींदारी प्लासी के युद्ध से। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि एक और होता है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद, यानी कि बक्सर का युद्ध 1764 में होता है ना। इसको जीतने के बाद इसके बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों की जमींदारी इसको या दीवानी प्राप्त हो जाती है कंपनी को। 1757 से 24 परगने की, किसकी? 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई है। और बक्सर का युद्ध होने के बाद ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई है। 1765 में ये क्या करता है कि यह इन प्रांतों के लिए दीवान नियुक्त कर देता है कि भैया वहां से तुम लगान वसूल करके और हमको देना। लेकिन इनके जो दीवान थे इतने भ्रष्टाचारी निकले कि ज्यादा धन वही रख लें। अब अंग्रेज सोचा, कंपनी सोची कि भैया ये वसूल तो ज्यादा रहे हैं, दे कम रहे हैं, कैसे काम किया जाए? तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि अब मैं लाऊंगा पंचशाला बंदोबस्त। जी हाँ, क्या लाऊंगा? पंचशाला बंदोबस्त। अब आ जाइए, अब आएगा आपको पंचशाला बंदोबस्त। इन तीनों को अभी मैं रहने देता हूं, इनके पहले की जो कहानी है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। नहीं जानेंगे तो ये फिर गड़बड़ाएगा। तो अब आ जाता है आपको पंचशाला। इसके नाम में ही लग रहा होगा कि 5 साल वाला है व्यवस्था ना। पंचशाला व्यवस्था 5 साल के लिए ही वास्तव में थी। अंग्रेज बोला कि भैया हमको जो ज्यादा लगान देगा हम उसको जमींदारी देंगे, उसको लगान वसूलने की पावर देंगे। इसमें क्या होता है ना कि दूर दूर के जमींदार आने लगे। भाई किसको नहीं पैसा चाहिए, दूर दूर के जमींदार आने लगे। यह व्यवस्था जो है भाई, यह 1772 से 1777 तक चलती है। पंचशाला व्यवस्था 5 साल का है ही। इसमें भी अंग्रेज को लगा कि गड़बड़ हो रहा है, तो ये कहा कि नहीं, अब साल 1 साल वाला चलेगा, है ना। तो अब दूसरी बार 1777 में, यहां पर मैं लिख दूं, चलिए यहां पर मैं पहले लिख देता हूं, सालाना बंदोबस्त ये लाते हैं। क्या लाते हैं? सालाना बंदोबस्त। सालाना बंदोबस्त ये लाते हैं कब? 1777 में, ठीक ना। अब ये साल साल भर करके और ये वसूलते हैं कि भैया 1 साल का मिलेगा, टेंडर लेना है तो लो। तो ये भी लेने लगे लोग। ये अब भी नहीं माना। अंग्रेज जो है ये और लालची होता चला गया। ये क्या करता है कि 1786 में, जो डेट मैं लिख रहा हूं उसको लिखते जाइए, 1786 में इसने रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना करी है। रेवेन्यू बोर्ड की, लगान के लिए ही भैया, रेवेन्यू बोर्ड की इन्होंने स्थापना करी है। कब?
1786 में, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिए, 1786 में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हो जाती है। यह रेवेन्यू बोर्ड कब तक चलता है? जब तक स्थायी बंदोबस्त नहीं आ जाता है, ठीक ना। तो ये बंदोबस्त अब आपको थोड़ा सा ऊपर मैं ले चलूं, हाँ यहां तक, ठीक ना। तो यहां पर देखिए ये जो आया है रेवेन्यू बोर्ड 1786 में, मैं यहां पर लिख देना चाहता हूं, या और कहिए तो थोड़ा सा नीचे में कर लूं, हाँ रेवेन्यू बोर्ड आया 1786 में। ये खत्म होगा कब? जब स्थायी बंदोबस्त आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग पहले नंबर पर, जिसका नाम है स्थायी बंदोबस्त, ठीक ना, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक। इसका एक अन्य नाम और भी है, इस्तमरारी बंदोबस्त, ये भी मैं नाम लिख देता हूं। इसका एक और नाम है भैया इस्तमरारी, नाम याद रखिएगा, इस्तमरारी बंदोबस्त। कोई दिक्कत नहीं। यह सीधा प्रश्न पूछेगा कि स्थायी बंदोबस्त के जनक, तो जनक कौन है भैया? यह जन्मदाता पूछेगा, है ना, जन्मदाता पूछेगा। तो जन्मदाता याद रखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, नाम याद रखिए। थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज करने की यहां पर कोशिश करूंगा, यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वो इसके जनक हैं, ठीक। ये तो हो गया, जनक तो आ गया, लेकिन अब क्या होता है कि यहां पर एक समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई कि जो किसान हैं, जो जमींदार हैं, तो जमींदार को मालिक माना जाए कि लगान वसूलने वाला? तो इसमें दो व्यक्ति मिलेगा, एक ग्रांट आएगा और एक आएगा जॉन सोर। जॉन सोर कहता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, समझिएगा अच्छे से, बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए। जॉन सोर कहता है कि जमींदार को ही मालिक बनाइए और वो लगान वसूले और हम लोग को दे। लेकिन जो ग्रांट है ये कहता है कि नहीं, मालिक मत बनाइए, खाली लगान वसूलने के लिए दीजिए, मालिक सरकार खुद रहे। लेकिन जो कॉर्नवालिस है ये कहता है कि नहीं, जॉन सोर सही कह रहा है, और ये जॉन सोर का ही बात माना जाता है। स्थायी बंदोबस्त जो है लागू हो रहा है कानूनी रूप से। तो भैया याद रखिएगा 22 मार्च 1793 से यह लागू हो जाता है। ये लागू कहां कहां में होता है? तो जान ही रहे हैं कि बिहार में होगा लागू, अब बंगाल में भी हुआ होगा लागू, बिहार के बगल में है बंगाल। अब उड़ीसा में भी हुआ होगा लागू, कहां में? उड़ीसा में। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बनारस, ठीक ना, और गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में ही जो गाजीपुर है, गाजीपुर, और थोड़ा और एक क्षेत्र जो है वह है उत्तरी कर्नाटक। इतने जगहों पर यह लागू होता है। कहां कहां? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस, गाजीपुर और उत्तरी कर्नाटक। ये देखने में भले लग रहा होगा ज्यादा, लेकिन जो संपूर्ण भूमि थी उसका मात्र और मात्र 19% भाग पर ही लगा था। कितना परसेंट भाग पर? केवल 19%। कभी कभी पूछता है कि भैया स्थायी बंदोबस्त कितने प्रतिशत भाग पर लगा था? तो स्थायी बंदोबस्त जो था वह 19% भाग पर लगा था, ठीक। स्थायी बंदोबस्त में जो लगान था वह कितना वसूला जाता था? तो देखिए इसमें होता क्या था ना, पहले समझ लीजिए। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार जो थे वही मालिक थे और वही लगान वसूलते थे। तो जमींदार इसमें खुश हो गए क्योंकि उसको जमीन का मालिक मान लिया गया कि भैया आप मालिक हैं, अब जमींदार जमीन बेच सकते हैं, दे सकते हैं किसी को। तो जमींदार इसमें खुश थे, लगान वसूलते थे जमींदार। जैसे जमींदार जो लगान वसूले तो 10/11 भाग जो था यह कंपनी को ये देते थे। लगान जो वसूले वो 10/11 भाग, जैसे कि मान के चलिए 111 रुपया उन्होंने लगान के रूप में वसूला, ठीक।
किसी किसान से, तो वो उसको देंगे कितना, 10/11, यानी कि 121 रखिए, कटने में आसानी हो इसलिए मैं रख रहा हूं। तो 11 का 11 बार में और 11 नहीं को 110, यानी कि 121 रुपया में 110 रुपया ये देते थे, खाली 11 रुपया ये रखते थे, 11 रुपया रखते थे। यानी कि 1/11 भाग जो था वह जमींदार को जाता था, और 10/11 भाग जो बड़ा भाग था वह किसको जाता था भाई, तो वह जाता था कंपनी को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसको मैं मिटाता हूं, समझ गए। तो स्थायी बंदोबस्त का आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि इसको इस्तेमारी बंदोबस्त कहा जाता है। जो जन्मदाता है वो कर्नवालिस हैं। जॉनसोर की जो नीति थी वह मान्य हुई, 22 मार्च 1793 से लागू हुआ। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस, गाजीपुर, उत्तरी कर्नाटक में ये लागू हुआ। 19% भाग पर ये लागू हुआ। इसमें जो लगान वसूलता था वह कौन वसूलता था, तो जमींदार, ठीक ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, जमींदार जो था वह लगान वसूला करता था, ठीक। इसमें जमींदार जो है वह लगान वसूला करता था। ओके, अब आते हैं हम लोग अगले पेज पर, और अगले पेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, या देखते हैं इसमें और जगह है, हाँ है जगह भी। अगले पेज, इसमें अब हम लोग आते हैं स्थायी बंदोबस्त के बाद रैयतवाड़ी। जी हाँ, रैयतवाड़ी दूसरा नंबर पर क्या है, रैयतवाड़ी लिख देता हूं मैं। रैयतवाड़ी, सबसे पहले तो जान लीजिए कि रैयतवाड़ी जो था यह 51% भाग पर था। जी हाँ, 51%, 51 नहीं 50%, मतलब आधा भाग में यही था, आधा भाग कह लीजिए, या 51, लिखा पढ़ी में तो 51 ही था, लेकिन मोटा मोटी आप 50 भी रखेंगे याद तो चल जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल है वो 51% है ना। जहां स्थायी बंदोबस्त 19%, वहीं रैयतवाड़ी 51%। रैयतवाड़ी में क्या होता था कि जमींदार, जैसे कि यहां जमींदार को माना गया था, लेकिन रैयतवाड़ी में क्या हुआ कि जमींदार को ना मान करके डायरेक्ट किसान से ही ये लगान वसूलना शुरू किया। जमींदार खत्म, किसान से ही लगान। अब इसमें किसान को फायदा हुआ क्योंकि उनको भूमि का स्वामी मान लिया गया रैयतवाड़ी में। तो रैयतवाड़ी में क्या होता है भैया, मैं लिख देता हूं, रैयतवाड़ी में किसान से लगान वसूला जाने लगा। अब इसमें किसान खुश होने लगे कि चलो कम से कम भूमि तो हमारा हुआ। स्थायी बंदोबस्त में क्या था, खेती भी करते थे, भूमि भी उनकी नहीं थी, तो उनको डर लगता था। यहां पर ये अब इस जमीन से लोन ले सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते थे। रैयतवाड़ी में दो व्यक्ति आपको मिलेगा, एक मुनरो और एक रीड, कर्नल रीड। इसके जन्मदाता अगर बात किया जाए तो कर्नल रीड और प्लस मुनरो, ये दोनों आते हैं। कर्नल रीड आते हैं और कौन आता है, मुनरो आता है, ठीक ना। ये बंदोबस्त आपको 1792 में देखने को मिल जाएगा। ये बंदोबस्त आपको 1792 में ही देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ये भी ध्यान देना है। इसमें लगान कितना वसूला जाता था, तो इसमें लगान जो था वह उपज का आधा, जितना उपजा आधा दीजिए, जितना उपजा आधा दीजिए, ठीक ना। तो यहां से आप दो तीन बातें याद रखेंगे। रैयतवाड़ी के जो जन्मदाता हैं कर्नल रीड और टॉमस मुनरो, ठीक ना। इसमें डायरेक्ट किसान से लगान वसूला जाता था। यह आया था 1792 में, कितने भागों पर, तो 51% भागों पर। और लगान कितना वसूला जाता था, तो 1/2, मतलब कि उपज का आधा लगान इसमें वसूला जाता था। ठीक, स्थायी बंदोबस्त जान गए, रैयतवाड़ी जान गए।
अब जान लीजिए महालवाड़ी, जी हाँ, जो कि लास्ट है महालवाड़ी। और अगर ऊपर जाएगा, देखते हैं, नहीं जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं पेज, अगला पेज ले लेते हैं। अगला पेज में आते हैं महालवाड़ी। इसको भी आपको अच्छे से समझना होगा। यहां अगर समझ गए तो काम हो जाएगा। महालवाड़ी, महालवाड़ी आपका आ जाता है 1822 में, ये देखने को मिलेगा। महालवाड़ी आपको मिल जाएगा 1822 में। इसमें क्या होता है, न जमींदार मालिक होगा न किसान मालिक होगा, इसमें गांव का मुखिया मालिक होगा। इसमें कौन मालिक होगा भैया, तो इसमें मुखिया मालिक होगा। इसमें जो मुखिया रहता है, मुखिया को मालिक बनाया जाता है। गांव का जो मुखिया होता है वही मालिक होता है। यह संपूर्ण भूमि के 30% भाग पर लागू था। कितने पर, 30%। इसके जो जन्मदाता हैं वह कहा जाता है मैकेंजी को। किसको कहा जाता है, मैं लिख देता हूं, इसका जो है जन्मदाता वह कहा जाता है भाई हॉल्ट मैकेंजी। जी हाँ, हॉल्ट मैकेंजी को इसका जन्मदाता कहा जाता है। ठीक ना, 30% पर लागू था। लगान कौन वसूलता था, तो मुखिया वसूलता था। लगान लिया कितना जाता था, तो पहले तो यहां पर देखिए, पहले तो जो था वह 2/3 भाग से शुरुआत हुआ था। पहले शुरुआती किया तो 2/3 भाग लेता था, लेकिन बाद में ये भी कितना पर आ गया, 1/2 पर आ गया। तो महालवाड़ी से आप जान गए कि भैया महालवाड़ी में मुखिया वसूलता था, 30% पर लागू था। जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी था और मुखिया जो था वो 2/3 भाग इसमें लिया जाता था उपज का शुरुआत में, बाद में आधा कर दिया गया। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ रहे थे जब स्थायी बंदोबस्त, ये स्थायी बंदोबस्त हम लोग जब पढ़ रहे थे, यहां पर देखिए, तो स्थायी बंदोबस्त पढ़ने के क्रम में एक इसमें और आया था, वह था सूर्यास्त कानून। जी हाँ, याद रखिएगा, सूर्यास्त कानून आया था। यहां पर मैं लिख देता हूं, मैं मार्कर बदल के, और यहां पर मैं लिख देता हूं सूर्यास्त कानून। कभी एग्जाम में पूछे तो याद रखिएगा। सूर्यास्त कानून आया था कब जानते हैं, 1794 में। यह कानून क्या था कि स्थायी बंदोबस्त में तो जमींदार को मालिक माना जाता था। हुआ क्या कि जिस डेट तक तय किया गया है ना, डेट तय होता था, उस डेट को अगर लगान जमा करने से पहले जमींदार की मृत्यु हो जाती थी, जमा नहीं कर पाया लास्ट डेट तक, उसके लास्ट डेट के सूर्यास्त होने के पहले अगर वो जमा नहीं कर पाया तो उसकी जिम्मेदारी नीलाम हो जाती थी। अगर मान के चले किसी को आज ही शाम को जमा करना था, आज मर गया, जमा नहीं कर पाया, तो शाम तक देखेगा कंपनी आशा, अगर कोई जमा किया तो ठीक है, नहीं तो नीलाम हो जाता था। तो ये सूर्यास्त कानून भी आया था 1794 में। 2-3 चीजें और ध्यान रखिए कि जैसे कि स्थायी बंदोबस्त बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा, बनारस, गाजीपुर है ना, यहाँ था। वही रैयतबाड़ी की बात कर लें तो रैयतबाड़ी आपका था मद्रास में, कहाँ में, मद्रास में, बम्बई में है ना, बम्बई में, असम में भी था ये, असम में, और प्लस पूर्वी बंगाल में भी ये था, पूर्वी बंगाल में था, ये था। ठीक, अब अगर हम बात कर लें महालवाड़ी की, तो महालवाड़ी जो लागू था भाई वह यूपी में था, एमपी में था और पंजाब में भी आपको देखने को मिला था। ठीक है ना, तो यहां पर देखने को मिला था। तो ये सारी बातें थी जो आपके हित के लिए थी, आपको फायदा पहुंचाने के लिए थी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।